नाज़रीन सैलवी मदफगर में खुश आमदीद। काजी साहब की ज़ेरे लब मुस्कुराहट और एक ऐलान, और सुप्रीम कोर्ट में इस एक ऐलान ने एक नया ही माहौल क्रिएट कर दिया। और ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में एक ख़त ऐसा भी मंजर आम पर आया है जिसने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सफाई मुहिम की न सिर्फ बुनियाद रख दी है बल्कि इस बात की तरफ भी इशारा कर दिया है कि जनाब इदारे के अंदर जो सिचुएशन है वो किसी भी तौर पर काबिल इत्मीनान नहीं करार दी जा सकती। एक तेरा बंदा ते एक मेरा बंदा, इस तरह की सिचुएशन के दौरान ये जो हम ख्याली का जो कैंसर है वो इदारे के रगो पे में ना सिर्फ सरायत कर चुका है बल्कि अब इसके इलाज के लिए मेजर सर्जरी होना नागुज़ीर करार पाया है। इशारे मिल रहे हैं कि इस सर्जरी के लिए मर्ज की न सिर्फ तशखीस कर ली गई है बल्कि उसकी नौयत के वो किस स्टेज पर है, कहाँ तक फैल चुका है, इस सर्जरी के नतीजे में कौन कौन से बेनिफिट्स हासिल किए जा सकते हैं, उन तमाम चीज़ों का न सिर्फ तयन कर लिया गया है। और अगले 2 रोज यानी अगले 48 घंटे के अंदर इस हवाले से एक बड़ा ऐलान भी मुतवक्के है। वो ऐलान कौन सा है, वो खत किसने लिखा है और क्यों लिखा है, वो गंद कैसे आश्कार हुआ, इलाज के लिए क्या बंदोबस्त किया जा रहा है, काजी साहब ने जेरे लब मुस्कुराते हुए कौन सा ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी की पूरी लीगल कम्युनिटी को हिला कर रख दिया है। इस सारी सिचुएशन पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जनाब इमरान रियाज खान साहब की, जो 4 माह की तकरीबन अपनी जो है वो गुमशुदगी के बाद सियालकोट पुलिस ने उनको बाहिफाजत घर पहुंचा दिया है। वो घर पहुंच गए हैं और उनसे मुलाकात करने वाले चंद असहाब ने इस बात का जिक्र किया है कि जनाब इमरान रियाज साहब सेहतमंद हैं और वो मुतमईन हैं और वो घर आ चुके हैं। और उन्होंने इस बात का इंदिया भी दिया है अपने सीनियर प्रोड्यूसर से मुलाकात के दौरान कि जनाब ये सहाफत का सिलसिला जहां से टूटा था वहीं से इसका आगाज करेंगे, बहुत जल्द आगाज करेंगे। जरा चंद दिन में अपना जो टाइम है, फैमिली टाइम, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली जो है उनके साथ गुजार रहा हूं, जरा इससे निकल जाएं तो उसके बाद फिर जो काम है उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया जाएगा। लेकिन सवाल अपने अंदर मौजूद है कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ थे, किसके पास थे, किसकी तहवील में थे, क्यों लापता थे, क्यों उनकी तरफ से कोई खैर खबर नहीं आ रही थी, क्यों उनके हवाले से जो इबहाम था वो मौजूद था, और क्या चीज ऐसी थी जो उनसे डिमांड की जा रही थी, क्योंकि ये सब कुछ इन कैमरा चल रहा था। इवन लाहौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी इस बात का किसी जगह पर कोई अंदाजा नहीं मिल रहा था। अलबत्ता ये जरूर है कि इमरान रियाज खान साहब के वकील जनाब अली इशफाक साहब ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने इस ट्वीट के अंदर कुछ इस बात का इशारा दिया है कि जनाब ये जो थे इमरान रियाज साहब ये कहां पर थे, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया है उसके अंदर कुछ उन्होंने इशारे देने की कोशिश की है। और मेरा ख्याल है कि वो इशारे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या कुछ सीक्रेट एजेंसीज की तरफ जाते हैं। ये इशारे अली इशफाक साहब का जो ट्वीट है उस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर वो ये कहते हैं, अल्लाह के खास फजल करम व रहमत से अपने शहजादे को फिर ले आया हूं, मुश्किलात के अंबार, मामला फहमी की आखिरी हद, कमजोर अदलिया और मौजूदा गैर मौसर सरेआम आईन और कानूनी बेबसी की वजह से बहुत ज्यादा वक्त लगा। नाकाबिल बयान हालात के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बेहतरीन दिन दिखाया। इस वक्त सिर्फ बेपनाह शुक्र, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये उन्होंने ट्वीट किया है, इमरान रियाज साहब की उन्होंने तस्वीर लगाई है। अलबत्ता इस ट्वीट के ये जो 2-3 जुमले हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इमरान रियाज साहब की जो गिरफ्तारी थी वो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है, और पाकिस्तान की अदलिया इस हद तक कमजोर हो चुकी है कि वो इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब नहीं करा सकी। और बाजियाब कराने के लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी का सहारा लिया गया, ट्रैक टू राब्तों का सहारा लिया गया, और फिर कुछ गिव एंड टेक्स के बाद इमरान रियाज साहब को जो है वो रिहाई मिली है। रिहाई मिलना इमरान रियाज साहब को बहुत ही ज्यादा खुशाइंद है। अल्लाह ताला इमरान रियाज साहब की जो मुश्किलात हैं उनको दूर करे, और इसके साथ साथ दुआ है कि और भी बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे असहाब जो लापता हैं, दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी वापस अपने घरों में अपने अहल खाना के साथ रहने की तौफीक दे। खासतौर पर मुदस्सर नारू साहब जो एक तवील अरसे से लापता हैं और उनका मासूम बच्चा हर अदालत की पेशी के ऊपर ना सिर्फ मौजूद होता है बल्कि वो इस बात की जो है ना अब एक बेबसी की तस्वीर उसके अंदर नजर आती है। अल्लाह करे कि उनकी मुश्किलात का भी अजाला हो सके और वो भी
जो वक्त है वो अपने घर वालों के साथ गुजार सके। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त की सिचुएशन है वो गंभीर है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। इस बात के अंदर भी कोई दो राय नहीं कि जो हालात चल रहे हैं उनसे बाहर निकलने के लिए हमें एक मेजर कंसेंसस की जरूरत होगी, लेकिन वो कंसेंसस कैसे डेवलप होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अलबत्ता तत्हीर का जो अमल है, सफाई का जो अमल है, वो मुझे शुरू होता हुआ नजर आ रहा है और वो मैसिव स्केल पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ये नहीं कि हल्का फुल्का सा नहीं, मैसिव स्केल पर होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि पहली मर्तबा ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम सियासी मुकदमात से बाहर निकलकर आम आदमी यानी मेरे और आपके लिए भी सोचने पर मजबूर हुआ है। और काश ये वाला जो फैसला जो काजी फाइज ईसा साहब ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए ऐलान किया है, इसका इतलाक पूरे मुल्क की अदालतों पर अगर कर दिया जाए तो इससे ये जो नस्ल दर नस्ल इंसाफ का जो है ना इंतजार, वो भी खत्म होने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये जनाब आज इस्लामाबाद में एक मुकदमे की समाअत कर रहे थे और इस मुकदमे की समाअत करते हुए काजी साहब ने रिमार्क्स दिए, बल्कि रिमार्क्स नहीं दिए, उन्होंने ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा जनाब मेरे ये वाली जो बात है इसका इतलाक हर एक जगह पर होगा और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत मुकदमात की तादाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान में और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 57,000 के लगभग पहुंच चुकी है। और इस तादाद से निपटना और इस वर्कलोड को कम करना यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट का हामिल है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि ये पैगाम सबके लिए है, अब मुकदमात में इल्तवा नहीं मिलेगा। ये बाकी अदालतों में होता होगा कि जनाब दस्तावेजात जमा करानी है, वकील साहब को खांसी आ गई है, क्लाइंट नहीं पहुंच सका, मौसम खराब था, तारीख दे दें। जनाब तारीख का कॉन्सेप्ट अपने जेहन से निकाल दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा जनाब अब क्या होगा, अब तरीकाकार में तब्दीली होगी, अब मुकदमात में इल्तवा नहीं मिलेगा, अब जो है तारीख मिलेगी और उस तारीख के अंदर नोटिस होंगे, उस नोटिस के अंदर जो वकला हैं वो अपना जो है वो जो है आएंगे, दलाइल देंगे और अगली तारीख के ऊपर इस केस का फैसला कर दिया जाएगा। दो पेशियों से ज्यादा अब किसी भी जगह पर मामला नहीं चलेगा। उन्होंने कहा जनाब दस्तावेजात देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है, यहाँ पर लोअर कोर्ट हाई कोर्ट से होते हुए ही जो है ना केसेस पहुंचते हैं, लिहाजा जो दस्तावेजात मौजूद होंगी वही काफ़ी हैं। आप अपना दलाइल दें, केस का फैसला लें और घर जाएं, खुदा हाफिज। इससे बढ़कर और कोई मामला नहीं चलेगा। एक तारीख पर फ्रीकैन को नोटिस और अगली समाअत पर दलाइल और उसके बाद फैसला, खेल खत्म। ये उन्होंने एक फार्मूला लगा दिया और काश इस फार्मूले पर अमल दरामद भी हो जाए। लेकिन अगले 48 घंटे जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ ज्यादा मुझे खतरनाक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक शिकायत का फैसला होना है और वो शिकायत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जज जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से, और उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो मियां दाऊद एडवोकेट साहब ने और उनके बाद मुख्तलिफ जो वकला तंजीमें हैं उनकी तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया था। उमर अता बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने इस रेफरेंस पर गौर के लिए इसको भिजवा दिया था जनाब जस्टिस तारिक मसूद साहब को, सरदार तारिक मसूद साहब को। उनके पास ये रेफरेंसेस पेंडिंग थे और वो उसका जायजा ले रहे थे। इसी जायजा लेते हुए उन्होंने जनाब उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब के खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं उनको खारिज कर दिया। अलबत्ता मुजार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से जो रेफरेंस है वो उनके पास मौजूद है और अगले 48 घंटे के अंदर जनाब जो हैं सरदार तारिक मसूद साहब ये इस रेफरेंस के ऊपर भी अपना फैसला देने जा रहे हैं। लेकिन एक खत सामने आया है, वो खत भी सरदार तारिक मसूद साहब की तरफ से लिखा गया है और इस खत में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि उमर अता बंदयाल साहब ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब से राब्ता किया और उनसे डील करने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त जब यह खत तहरीर किया गया था उस वक्त सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ भी साकिब निसार साहब के गैंग की एक खातून आमना मलिक साहिबा की तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसमें जनाब सरदार तारिक मसूद साहब को भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए उनके ऊपर इल्जामात आयद किए गए थे
اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ جناب ان کو ججی سے ہٹایا جائے، ان کو برطرف کیا جائے، اور یہ جو ریفرنس ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت تھا۔ اس چکر کے اندر جناب عمر عطا بندیال صاحب نے رابطہ کیا سردار طارق صاحب سے اور ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی، ان کو آفر کی کہ جناب آپ کے خلاف میں شکایت جو ہے اس کو میں ختم کرا دیتا ہوں، آپ بھی ایک جج صاحب کے خلاف شکایت کو ختم کر دیں۔ وہ جج صاحب کون تھے؟ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جناب وہ جج صاحب جناب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے۔ یہ جو خط ہے اس کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ جو خط ہے اس ٹیلی فون کال، یہ جو رابطہ ہوا تھا سردار طارق مسعود صاحب سے عمر عطا بندیال صاحب کا، یہ فون کال پہ ہوا تھا، اور یہ فون کال کے بعد بلکہ اس فون کال پہ بھی سردار طارق صاحب نے عمر عطا بندیال صاحب کو ذرا کھری کھری سنا دی تھی، ان کے اوپر سخت برہمی کا اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور اس فون کال کے ختم ہونے کے بعد بھی سردار طارق صاحب نے فوری طور پر ایک خط تحریر کیا تھا، اور وہ اگلے دن چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کو بھجوایا گیا تھا، جس کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والا جو خط ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی تمام اراکین کو بھی بھجوایا گیا تھا۔ سردار طارق مسعود صاحب کے خط کے متن کے مطابق سردار طارق مسعود صاحب نے یہ تحریر کیا ہے کہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال، کل رات آپ نے مجھے فون کیا، آپ نے فون کر کے مجھے بتایا کہ میرے خلاف شکایت داخل ہوئی ہے۔ مسز آمنہ ملک کی شکایت پر آپ نے مجھ سے پوچھا اس کا کیا کرنا ہے۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ جناب چیف جسٹس، آپ کا میرے خلاف شکایت پر مجھ سے بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ آپ نے اس شکایت پر مجھ سے بات کر کے مجھے شرمناک صورتحال سے دوچار کر دیا۔ بہتر ہوتا مسز آمنہ ملک کی شکایت آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھتے۔ سردار طارق کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتا مجھ پر آپ سے احسان لینے کا ایک اور اضافی الزام لگ جائے۔ مجھے سپریم جوڈیشل کونسل پر پورا اعتماد ہے کہ وہ اس معاملے پر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ اور اس کے بعد سردار طارق صاحب نے یہ جو خط ہے، یہ خط کی کاپیاں اس وقت کے سپریم جوڈیشل کونسل کے اراکین، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اعجاز الحسن، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شامل تھے، ان کو بھی بھجوا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو فیوریٹزم ہے سپریم کورٹ میں ماضی کے ادوار میں، یہ کسی بھی طور پر ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کے ٹینیور میں یہ جو ہم خیالی ہے، یہی جو ہے وہ طاری رہی پوری کی پوری سپریم کورٹ کے اوپر، اور اس ہم خیالی کے اوپر جو سرونگ جج صاحبان تھے انہوں نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور مختلف مواقع پر مختلف فیصلوں پر بھی، نجی محافل میں بھی، اور آفیشیلی لیٹرز لکھ کر بھی جناب عمر عطا بندیال صاحب کی توجہ اس کی جانب مبذول کرائی گئی، لیکن انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ انہوں نے اس ساری کی ساری سچویشن کو بالکل غیر ضروری سمجھتے ہوئے اس کو رد کر دیا، اور سپریم کورٹ کی کارروائی کو ہم خیالی کے اوپر ہی چلایا۔ اب یہ جو ہے نا ایک بندہ ایک تیرا ایک میرا، یہ والی سچویشن کے اوپر بھی اب غور کیا جا رہا ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس کس ڈیل کے اوپر، کس کس یقین دہانی کے اوپر جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس میں جونیئر ججز کو لا کر یہاں پر بھرتی کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں سینئر جج صاحبان کی جو حق تلفی ہے وہ کی گئی، اور اس حوالے سے مختلف چیزیں وہ زیر غور ہیں، اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں اب کوئی بڑی صفائی مہم شروع ہونے والی ہے، لمبا ہی جھاڑو پھرے گا، اور اس ادارے کی جو وقار ہے اس کو ہر صورت بحال رکھا جائے گا۔ قاضی صاحب کے کندھوں کے اوپر بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ قاضی صاحب اس بوجھ سے کیسے نبرد آسماں ہوتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔